हाँ भाई देख लो, हम लिखाए थे ऑर्बिटल स्पीड। अब जल्दी इधर देखें, फिगर बनाए ये। आवाज आ रही है नहीं? यस सर। यस बनाइए भाई। ये है सैटेलाइट, और ये हमने प्लेनेट मान लिया जिसका मास m, रेडियस r, और ये h हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है। बनाइए, बना लीजिए फिगर। फिगर बना लिए नहीं? बना लिए यस सर। सर। अब देखिए, सर्कुलर पाथ में घूमता है सैटेलाइट, वो आप जानते हैं। और सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए हमें चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वो सैटेलाइट और प्लेनेट के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सैटेलाइट और प्लेनेट के बीच में यही तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, यस और नो? यस सर। और सेंट्रीपिटल फोर्स आप जान ही रहे हैं, mv0² अपॉन r प्लस h हो जाएगा। बोलिए भाई, mv² अपॉन r होता है। यस तो ऑब्वियसली इन दोनों को कर दीजिए आप इक्वल, और इक्वल करने के बाद आप जो है b0 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा gmm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। ये एक कट जाएगा, देखो स्मॉल m से स्मॉल m भी कट जाएगा, और ये b0² आया आपके पास gm अपॉन r प्लस h, यानी v0 आ गया ऑर्बिटल स्पीड कहें gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। लिख लें भाई। कभी कभी कहीं ना किसी बुक में ये r प्लस h को हम स्मॉल r से दिखा देते हैं, तो बात तो एक ही है। तो उस समय हमारा v0 लिखा जाएगा gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर रूट में, लेकिन इसका मतलब वही है, r का मतलब है r प्लस h। ये लिख लेंगे आप। r है रेडियस ऑफ प्लेनेट, m है मास ऑफ प्लेनेट। लिख लो। r है रेडियस ऑफ प्लेनेट और m है मास ऑफ प्लेनेट। सभी लिख लिए नहीं? यस सर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो प्लेनेट के मास पर डिपेंड नहीं कर रही है। देख लो, अरे प्लेनेट के, सॉरी, सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है ऑर्बिटल स्पीड, हाँ या ना? यस सर। यस सर। लिख लीजिए, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट is independent of orbital speed of a satellite is independent of the mass of the satellite.
orbital speed of a satellite is independent of mass of satellite. देखिए इस मास ऑफ सैटेलाइट पर डिपेंड नहीं कर रहा, इसको जो है लिखने का तरीका मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ऐसे है भाई, एम स्मॉल एम हमने मान लिया है क्या सैटेलाइट का मास, तो स्मॉल एम की पावर 0 तो 1 हो गया, तो उसके इंडिपेंडेंट ही तो माना जाएगा वो बात। यस सर। ये बात आपके समझ में आई नहीं आई, जो बोला गया है कि भाई वी नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम की पावर 0, पावर 0 का मतलब 1 यानी इंडिपेंडेंट। मान लीजिए अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ होता ये स्मॉल एम है ये, तो इसका मतलब डिपेंड कर रहा है भाई, यही तो हुआ ना। यस सर। तो ये जो कहा जा रहा है एम नॉट सॉरी एम की पावर 0, एम की पावर 0 मीन्स इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द सैटेलाइट। बात क्लियर हो गई नहीं? यस सर। यस सर। ध्यान दीजिए भाई, अब ये जो हमारा इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, अब इसको थोड़ा और आगे कैरी करते, ध्यान दें। वी नॉट हमारे पास आया ये GM अपॉन R प्लस H। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सैटेलाइट के बारे में, लिखें आप ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट revolving very near to earth surface। यानी हम एक ऐसे सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जो अर्थ सरफेस के बहुत पास चक्कर लगा रहा। रिवॉल्विंग वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, इसका मीन्स मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ये हो गया H इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R। H का वैल्यू R के कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, नेग्लेक्टिंग H, H को नेग्लेक्ट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, GM अपॉन R। बोलिए। यस सर। और देखो इसे आप ये भी लिख सकते हो GM अपॉन इसे R² कर दो और इसे R कर दो, तो B नॉट और ये GM अपॉन R² की जगह स्मॉल g लिख दो, यानी लेकिन ये फॉर्मूला उसी समय सत्य है जब कोई सैटेलाइट वेरी नियर टू अर्थ सरफेस रिवॉल्व कर रहा। आप याद करें पिछले क्लास में हम एस्केप वेलोसिटी पढ़े थे और वो आया था अर्थ सरफेस पर ये 2gr, तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो 2 और gr ऐसे, और इसकी जगह वो लिख दें ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी नियर टू अर्थ सरफेस। तो V नॉट कितना आ गया, UE अपॉन √2, लेकिन ये V नॉट उसी के लिए है जो वेरी नियर टू अर्थ सरफेस रिवॉल्व कर रहा हो, और ये UE था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अपॉन √2। इसको और आसान करेंगे तो ऐसे सॉल्व करो, तो अब ये कट जाएगा कितनी बार, ये और ये मल्टीप्लाई करके बताओ भाई कितना आ रहा है।
वी नॉट का वैल्यू। कितना आ रहा है बताएं? Sir, 7.7184. देखो ये जितना भी है ये 7.9 किलोमीटर पर सेकंड आता है। Yes, sir, 7.91. लेकिन ये 7.9 किलोमीटर पर सेकंड उसी सैटेलाइट के लिए है जो अर्थ सरफेस के वेरी नियर रिवॉल्व कर रहा हो। That is revolving very near to Earth surface. Only for that case it is valid, not for all satellite. भाई साहब लिख लीजिए सभी। Yes, sir. Yes, sir. अब लिखें आप टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। तो देखिए भाई टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन ऑर्बिटल स्पीड, डिस्टेंस इन वन रेवोल्यूशन अपॉन ऑर्बिटल स्पीड और डिस्टेंस का ये आ जाएगा आर, स्मॉल आर की जगह वही कैपिटल आर प्लस एच है और वी नॉट अभी ऊपर निकाली थे आप क्या, जीएम अपॉन आर का स्क्वायर रूट, याद करो। इसे और सॉल्व करोगे तो देखो ये आएगा। बाय द वे ये वाला आर अगर आप स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं तो वो आर स्क्वायर लिखा जाएगा और उस समय वो ऊपर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर ये। बोलो लिख लिए नहीं? सर किस चीज का टाइम था ये? हैं? किस चीज का टाइम था सर ये? किस चीज का टाइम है? यस सर। ये टाइम नहीं कहो, इसे कहो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट। जैसे सैटेलाइट जब अर्थ किसी भी प्लेनेट के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो एक चक्कर कितने टाइम में लगा ले, उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। समझ गए नहीं? यस सर। तो भाई जब सैटेलाइट एक चक्कर लगा लेगा तो ऑब्वियसली वो 2 पाई आर डिस्टेंस ही तो चलेगा यस सर। और उस डिस्टेंस को हम उसके ऑर्बिटल स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा 2 पाई आर अपॉन वी नॉट। लिख लिए? Yes, sir. अब ये टी 2 पाई इसकी जगह फिर भाई वास्तव में तो आर प्लस एच ही लिखोगे। भाई स्मॉल आर क्या है? आर प्लस एच, और इसे हम कहते हैं ऑर्बिटल रेडियस। ऑर्बिटल
ऑर्बिटल रेडियस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ प्लेनेट एंड सैटेलाइट। डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट ऐसे लिख लो, फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेनेट। लिख लिए सभी? Yes, sir. ध्यान दें, और बहुत कॉमन सेंस की बात है, जो सैटेलाइट जितनी ज्यादा दूर होगा अर्थ से उसका टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। Yes, sir. और देखिए टाइम पीरियड भी उस सैटेलाइट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। समझें? ये फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि सैटेलाइट के लिए, ये प्लेनेट के लिए भी सच है। मींस सन के चारों ओर जितने भी प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं सभी के लिए ये फॉर्मूला सत्य है। बस अंतर ये आ जाएगा, उस समय अगर हम प्लेनेट की बात करें तो एम हो जाएगा मास ऑफ द सन और आर हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेनेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन। बात समझ में आई या नहीं आई? Yes, sir. तो सीधी सी बात है, जो प्लेनेट सन से जितनी ज्यादा दूर होगा उसका टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा, और जो जितना पास होगा उतना उसका उतना ही कम होगा। अब हम एक ऐसे सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जो अर्थ के वेरी नियर रिवॉल्व कर रहा हो। लिख लीजिए H इज वेरी वेरी लेस देन R, ब्रैकेट में लिख लेंगे फॉर ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग वेरी नियर टू अर्थ सरफेस। क्या लिखेंगे? और a satellite revolving very near to Earth Earth surface. surface. कितना आएगा बताएं? 2 pi root r cube by gm. अब आप क्या करो, देखो H को नेगलेक्ट कर दिया, ये आ गया। समझे भाई? R क्यूब, और ये याद कीजिए G इक्वल टू होता है GM अपॉन R स्क्वायर। तो GM को लिख सकते हो GR स्क्वायर बोले तो T क्या आ गया? नहीं है?
तो इसकी वैल्यू क्या आती है बताइए आपको? हाँ बोलो। कितना आएगा इसका वैल्यू? अरे कितनी वैल्यू आएगी इसकी? सुनाई नहीं आ रही होगी मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सब बता देती। क्यों एलिस? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ वृंदा, इसकी वैल्यू याद आ रही है वृंदा? सर इसमें अर्थ की रेडियस लेंगे। जब अर्थ की बात कर रहे हैं हम, सब अर्थ पे ही तो रहते हैं, मंगल पे तो रहते नहीं सर फिर आपने प्लैनेट बोला था। है। अरे तो हमारा अर्थ सर प्लेनेट, हमारा अर्थ प्लेनेट 1 नहीं है। 1605 आ रही है कुछ। वेरी गुड सारा। चलो सारा ने ट्राई तो किया। वैसे सारा ये जान पहचान वाला लग रहा है कि अब से पहले कभी निगाहों के सामने से गुजरा है? सर लग तो रहा है। हाँ बताओ, आज से पहले कब देखा था इसको? सर जब हमारा कैलकुलेटर गलत बता रहा था। शायद। चलो देखो, याद करके बताओ कितना आएगा। एट्टी फोर। सर 1.24। अरे ये आएगा ना 84.6 मिनट। पिछले एक दो क्लास पहले की तो यस कहानी सर। है। क्यों? Yes. लिख लो, याद कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है। इतनी जल्दी भूल गए? हो गया? सर सेम है ना पहले वाले केस की तरह जब हमने 84.7 निकाला था। अरे जब आर की वैल्यू वही, जी की वैल्यू वही, तो सेम ही हाँ तो होगा सर। सारा। बोलो। यस सर। जब आर की वैल्यू वही है, सब कुछ तो वही है, तो सेम ही तो होगा।
लिखो अगला हेडिंग डालो, टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। देखिए भाई, फिगर बना लो। अब इसके पास कैसी है, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होनी चाहिए, बोलो। यस सर। R प्लस एच, तो काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता ही है, हाफ एम बी नॉट स्क्वायर, और वी नॉट अभी आया था थोड़ी देर पहले ही, तो भाई वो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यही तो आ जाएगा, बोलो। यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस का जी एम एम अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर है ऑर्बिटल रेडियस, तो टोटल एनर्जी निकालो और बताओ कितना आ रहा है आंसर। सर -GMM/2R। सर -GMM/2R+H। कितना आया, सर -GMM/2R+H। माइनस जी एम एम अपॉन 2R, यही ना। यस सर। यस सर। तो ध्यान दीजिए, माइनस में आ रही है, अब ये दिमाग लगाओ कि माइनस में आ रहा है एनर्जी, इसका मतलब क्या है, और अभी सोचो फिर पूछूंगा क्या है इसका मतलब।
हाँ बताओ वृंदा, क्या है इसका मतलब? हेलो, अरे आवाज आ रही है नहीं? आ रही है सर। हाँ तो बताओ। माइनस एनर्जी का मतलब क्या है? अरे पता है या नहीं? दिमाग लगाओ भाई। सर मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट क्रॉस कर चुका है। हाँ बोलो। सर मतलब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस क्रॉस कर चुका है। अरे भाई, इनफाइनाइट डिस्टेंस कहाँ से क्रॉस करेगा जब जो है वो माइनस उसकी एनर्जी है। तो मैंने आपको समझाया था क्लास में एक बार कि माइनस एनर्जी है तो फिर वो उसे छोड़ के ही नहीं जाएगा। यस सर, अर्थ पे ही है। मतलब वो बॉन्ड सिस्टम बना रहा है, वो अपनी डेफिनेट ऑर्बिट को नहीं तोड़ पाएगा। लिखें आप, मैं बोल रहा हूं। लिखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट the total energy of satellite around the earth, revolving around the earth, is negative. That means it is forming a bond system. It is forming a bond system. लिख लिए? यस सर। आगे लिखें, इसी में लिखते लिखो आगे अभी। लिखिए, बॉन्ड सिस्टम मीन्स bond system means planet cannot leave its definite orbit planet cannot leave
its definite orbit. Hello. हाँ, अच्छा अच्छा, मैं अभी क्लास में हूँ, मैं क्या कुछ देर बाद आपको कॉल करूँ? मैं आफ्टर 5 PM 5:30 PM आई विल बी फ्री टुडे। हाँ, आप 7 o'clock कॉल कर लीजिए, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। हाँ वृंदा, लिख लिए? Yes, sir. मैं भूल गया था, वो कॉल आ गई थी। बताइए क्या, कहाँ तक लिखे आप? Leave its definite orbit. हैं? Bond system means planet cannot leave its definite orbit. हाँ, कैन नॉट लीव इट्स डेफिनेट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ का मतलब, अर्थ से मतलब प्लेनेट हो या जो भी हो। अरे समझ गए या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये सारी कहानी मैं तुम लोगों को जो समझा दिया था, लेकिन तुम लोग ज्यादा होशियार हो। चक्कर तो ये है, पुरानी बातों को याद नहीं रखते। ऐसे याद नहीं रखते जैसे कोई दुश्मन हो, इसे याद रख के क्या करेंगे? क्यों? और अभी कितने दिन हुए होंगे इसे समझने में? बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए होंगे, मुझे तो ऐसा याद आ रहा। बोलो। Yes, sir. हाँ, क्या करोगे याद रख के? जो चीजें याद रखनी चाहिए वो तो याद रखते नहीं तुम। अब बात ये आ रही है कि हम चाहते हैं कि भाई ये फिर भी जो है, जैसे अभी इसकी नेगेटिव एनर्जी आई, नेगेटिव एनर्जी का मतलब आपको समझा दिया गया। तो अब हम देखो, पिछले क्लास में अब हम समझे थे एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी आपको बताई गई थी, क्या होती है? एक तो भाई थी कि भाई, दो डेफिनेशन बताई थी मैंने, याद करो। तो एस्केप वेलोसिटी का अब बात ये आ रही है कि हम चाहते हैं कि भाई ये एस्केप कर जाए, लीव कर जाए अपनी डेफिनेट ऑर्बिट को। तो हमने आपको बताया था, उसके लिए एक जरूरी बात यह है कि भाई उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाए? 0। Yes, sir. और टोटल एनर्जी को 0 करने के लिए आपको याद आ रहा होगा कि हमने जो है ये समझा था कि भाई हम उसको बाहर से एनर्जी देंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, मतलब काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी और वो वर्क के फॉर्म में दी जाएगी। हाँ या ना? याद आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ sir. तो अब ये बताइए, अगर हम इसे कितनी एनर्जी दे दें कि ये भाई लीव कर जाए और फिर वापस Sir, कभी अपने by R. GMM by R. GMM/R? कौन बोली? वृंदा? Yes, sir. चलो वृंदा, GMM/R एनर्जी दो और फिर मुझे बताओ कि क्या 0 आ रहा है? फिर तो टोटल एनर्जी 0 हो जानी चाहिए ना। सर √2 GM/R। कौन बोली? सारा? यस सर। हाँ सारा, चलो कोई बात नहीं, √2 GM/R दो। अब मुझे खाली ये बताओ कि नहीं क्या सर, रूट और अंदर 2 GM/R। इतनी एनर्जी दे के, कोई बात नहीं, तुम जितना एनर्जी देना चाह रहे हो उतना एनर्जी दो। बस खाली ये बताओ कि इतनी एनर्जी दे के क्या उसकी टोटल एनर्जी 0 हो पाएगी या नहीं? बस ये हम चाह रहे हैं पूछना। बोलो। नहीं हो रही सर। हैं?
नहीं आ रही 0। वो आएगी नहीं, वो तो मुझे ही पता था। अरे भाई कैसे उल्टी बात कर रहे हो। GMM अपॉन 2R प्लस में इसको एनर्जी दे दोगे तो ये पहले से माइनस का GMM अपॉन R है। तुम्हारे पास मान लो माइनस का 10 रुपया है और हम कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास रुपया 0 हो जाए, तो कहीं से तुम्हारे पेरेंट्स तुमको अगर प्लस का 10 रुपया दे दें तो तुम्हारा टोटल 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा रुपया, बताओ। यस सर। फिर अरे हाँ या नहीं, हाँ सर। लिख लो फिर अब। क्या लिखेंगे? टू मेक टोटल एनर्जी इक्वल टू 0, टू मेक टोटल एनर्जी इक्वल टू 0 कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? We should provide GMM upon 2R. We should provide GMM upon 2R. Energy. Then the total energy will become 0. And satellite will escape. Satellite will escape. बात समझ में आ गई या नहीं? बोलो। यस सर। Yes. क्लियर हो गया नहीं? यस सर। अब देखिए आपका ये चैप्टर 2 जो है खत्म हो गया। अब इसमें जो है कुछ नहीं रहा, फिर भी आप एक बार जो है देख लेंगे। अभी किसी के पास है वो आपका पैकेज? यस सर। देख लो, अभी तो घर में ही बैठे हो, कुछ रह गया हो तो। सर केपलर्स लॉ भी दे रखा है एक जगह। हाँ वो रह गया, मुझे ये भेज दी वृंदा। केपलर्स लॉ ही रह गया, बाकी का तो हो गया सब है। यस सर। चलो लिखो, वो भी खत्म करें। लिखिए भाई, हेडिंग डालिए केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन।
लिखिए फर्स्ट लॉ। मतलब केपलर के जितने भी लॉ होते हैं 3 लॉ होते हैं, तो उनमें पहला लॉ लिखें। लिखिए all the planets revolve बनाइए फिगर। All the planet revolve around the sun in a elliptical orbit. And sun is located at one of the focus of the elliptical orbit. सर 1 ऑफ दी के बाद बताना दोबारा। Sun is located at one of the focus of elliptical orbit. P, ये फिगर बनाइए। P का मतलब है पेरिजी और A का मतलब है अपोजी। पेरिजी का मतलब होता है फार टेस्ट और अपोजी का मतलब होता है नियरेस्ट। लिख लिए? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. ये होता है सेमी मेजर एक्सिस और ये होता है सेमी माइनर एक्सिस। लिख लेंगे? और बी है सेमी माइनर एक्सिस। हाँ भाई, लिख लिए? नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखिए, जो हमारा सन होता है वो किसी एक फोकस पर लोकेटेड होता है। बात समझ में आई नहीं है? Yes, सन, sir. हाँ, सन कहाँ होगा?
किसी एक फोकस पर लोकेटेड होगा। लिख लिए नहीं? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो यही कहता है कि भाई वो एलिप्टिकल पाथ में घूमता है और सन एक फोकस पर लोकेटेड होता है। ये जो डिस्टेंस है, ध्यान दीजिए, ये सन से लेके पी पॉइंट का डिस्टेंस, इसे आर पी से दिखा रहे हैं, और सन से लेके नियरेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस आर ए से दिखा रहे हैं। देख लिए सभी? यस। 1 मिनट रुकना बस। देखो भाई, अब लिखें आप केपलर सेकंड। क्या लिखेंगे? केपलर्स सेकंड लॉ। लिखें भाई, अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, according to Kepler's second law, the aerial velocity of a planet around the sun aerial velocity of a planet around the sun is constant. क्या लिखे? हाँ भाई साहब, कोई बोलने का कष्ट करेगा? यस सर। हाँ जरा बोलो। अरे वृंदा, बोलोगे भी क्या लिखे, या जो है खाली यस सर के लिए नहीं पूछा गया था, ये कष्ट करोगे? Sir, the aerial velocity of a planet around the sun. एरियल वेलोसिटी जितना कम यहाँ बोलते हो उतना क्लास में कम बोला करो तो कितना अच्छा रिजल्ट आए। बोलती हूँ सर मैं। क्यों? वो पार्क में चले गए इसके पास, तो वो कह रही है कि मुझे पता नहीं है, तो आप वो नीचे बोल रहे, नीचे जाकर देखिए। जो बालक क्या कर रहे हैं? वो तो टैबलेट लेके बैठे हैं, पता नहीं अभी तो सर्चिंग आगे चल रहे हैं, वो लेट गए, पढ़ेंगे वो भी नहीं। ध्यान दीजिए, एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है पहले ये समझ। जैसे कोई प्लेनेट पी से चला और मैं समझाने के लिए इस पॉइंट को बी मान, वो बी पॉइंट तक पहुंच गया, तो पी से लेके बी तक पहुंचने में उसे
जितना टाइम लगा वो नोट डाउन कर लें, और P से लेके B तक पहुंचने में जो अभी मैंने एरिया ये जो दिखा दिया आपको, इस एरिया को निकालना। तो ये जो एरिया आएगा उसको अगर हम जो P से B तक टाइम लगा उससे डिवाइड कर दें तो जो हमें मिलेगा उसे हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। बात समझ में आई या नहीं है? Yes, sir. लिख लीजिए आप, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, एरिया स्वेप्ट बाय प्लेनेट in given time is equal to वो टाइम, जितने टाइम में उसने एरिया को स्वैप्ट किया उतने टाइम से उसको डिवाइड कर दें। तो ये बन गया आपके पास एरियल वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है नहीं? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब इनका कहना है केपलर का कि भाई ये जो एरियल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहती है। अब बहुत कॉमन सेंस की बात है, जब ये कहा जा रहा है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि गिवन टाइम में, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप्ट करेगा। यस सर। भाई अगर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप्ट करेगा तो हम कह देंगे कि हाँ भाई इसका जो एरियल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, वरना हम मना कर देंगे। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। अब बहुत कॉमन सेंस की बात है, ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लीजिए एक तो एरिया यही दिखा दिया हमने, और एरिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब मान लो ये B से पहुंच के A तक पहुंचा, मतलब अब ये B से चल के A तक पहुंच रहा है। पहले हमने दिखाया P से B, अब हम दिखा रहे हैं B से A। तो जब ये B से चल के A तक पहुंच रहा है, ठीक है, सुनो इधर, तो देखने से आपको लग रहा है कि B से चल के A तक पहुंच रहा है, तो ये एरिया तो इस P से B तक जो एरिया था उससे ज्यादा लग रहा है। अरे यस और नो? यस सर। तो भाई इसमें कोई डरने की बात नहीं है। तो जब एरिया ज्यादा लग रहा है तो टाइम भी ज्यादा लगना चाहिए, हाँ या ना? यस सर। हमारा मकसद तो एरियल वेलोसिटी को कांस्टेंट बनाना है, तो इसका मीन्स यही हुआ ना कि भाई टाइम भी ज्यादा लगना चाहिए। तो कोई बात नहीं, टाइम ज्यादा, इसका मीन्स ये हुआ कि जब वो प्लेनेट पॉइंट ए की तरफ पहुंचेगा, यानी, और आप देख रहे हैं ए पॉइंट है सन के सबसे ज्यादा पास में, इसका Yes, मीन्स sir. ये हुआ कि जब कोई प्लेनेट सन के पास पहुंचता है तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी, तभी तो ज्यादा टाइम लेगा। Yes, sir. भाई अगर मान लीजिए वो बहुत सन के पास पहुंचने पर भी उसकी स्पीड में कोई कमी नहीं आई, तब तो कम टाइम लेगा। लेकिन हम जानते हैं कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो जब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है इसका मीन्स यही हुआ कि वो जैसे जैसे सन के पास पहुंचेगा उसकी स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। अच्छा, ये लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हेलो? Yes, sir. यस सर। भाई स्पीड कम होती जाएगी, इसका मीन्स ये हुआ टाइम ज्यादा लगता जाएगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो एरिया ज्यादा होने से भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। चलिए लिखें, फिर आगे लिखें। दैट मीन्स
That means when planet reach near to sun, when planet reach near to sun, its speed decreases. So that it takes more time, ज्यादा टाइम ले। It takes More time. more time. Full stop लगाओ. Resulting aerial velocity to be constant. Resulting aerial velocity to be constant. भाई साहब सभी के समझ में आ गई बातें या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सर एक बार No, sir. दोबारा बता दो कि यहाँ पे स्पीड कम क्यों होएगी? भाई एक बात बताओ, स्पीड कम इसलिए होगी क्योंकि बी से ए तक का एरिया पी से बी तक के एरिया से देखने में लग ही रहा है बहुत ज्यादा है। यस सर। अब तुम इस फॉर्मूले पर निगाहें डालो। अगर तुम्हारा ऐसे समझ लो ये डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी और ये एरियल वेलोसिटी, हमें ये कांस्टेंट है, तो सीधी सी बात है जब ये बी एरियल कांस्टेंट है तो अगर ये डेल्टा ए बढ़ रहा है तो उसी रेशो में डेल्टा टी बढ़ जाना चाहिए। यस सर। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं 50/10 तब भी 5 आ रहा है, 5 और 25/5 तब भी 5 आ रहा है। तो जब ये 5 बड़ा 10 हो गया तो 25 भी तो 50 हो गया। यस सर। तो वो तो कुल मिला के फिर भी 5 ही रहा ना। तो इससे समझ में आया कि बी से पी तक, सॉरी बी से ए तक पहुंचने में भी ज्यादा टाइम लग जाए तो हम कह देंगे भाई एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है इसकी। हाँ या ना? यस सर। तो इसीलिए अब सीधी सी बात है जब एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रख रहे हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। जब टाइम ज्यादा लगेगा तो पी से बी से ए तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे ही तो चलना चाहिए। यस सर, आ गया समझ। समझ में नहीं है? मतलब ज्यादा एरिया है तो धीरे धीरे चलना चाहिए। ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। लेकिन ये जो मैंने बोला ये इसी फिगर के लिए सत्य है, किसी और फिगर के लिए अलग बात बन जाएगी। कैसे? ध्यान दो। अब मान लो ए से लेके यहां पहुंचता है, ए से लेके यहां पहुंच गया, तो आप देख रहे हैं अब तो एरिया सबसे कम हो गया। ए से सी तक का एरिया तो बहुत कम हो गया ना। Yes, sir. तो इसका मतलब ए से सी तक ये तेज चलना चाहिए। Yes, sir. बोलो अरे हाँ या नहीं? यस सर। भाई ए से Yes, सी तक sir. तेज चलेगा, एरिया कम तो टाइम भी कम लगेगा। तो अब कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला, जो हमने ऊपर वाला पॉइंट लिखाया था वो ये इंडिकेट कर रहा था ज्यादा एरिया है तो ज्यादा टाइम लगना चाहिए, कम एरिया है तो कम टाइम लगना चाहिए। तो इसका मीन्स यही तो हुआ कि अब ये जैसे जैसे प्लेनेट के पास, सॉरी प्लेनेट इस नियरेस्ट पॉइंट के पास आएगा, ऑब्वियसली इसका जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होता जाना चाहिए, और जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो उसका ऑर्बिटल स्पीड मतलब जो डिक्रीज होता जाना चाहिए। ये बात समझ में आ गई या नहीं? यस सर।
क्लास कितने बजे तक थी? 3 थी। अरे क्लास कितने बजे तक थी? सर 40. 3:30 हैं? 3:30 तक थी सर। और अब उसके बाद कितने बजे शुरू होनी थी? सर 45. 40 पे। 3:40 पे। यस सर। और फिर कितने बजे तक चलनी थी? 5:30. 5:30 3:40 से 5 बजे 5 तक थी बजे सर। तक थी। सर हैं? 5. 5 बजे तक थी। 5 बजे तक थी, कोई बात नहीं। तो ऐसा करना, अब अभी जो है 3:50 हो रहे हैं लगभग। Yes sir. यस सर। तो आप ऐसा करना, 5 बजे के लगभग ज्वाइन कर लेना और 5:15 बजे बंद कर देंगे, ठीक है? कितने बजे ज्वाइन करना है सर? 5 बजे ज्वाइन कर लेना। वो सॉरी 4 बजे, मैं गलत बोल गया। वही सोच रही थी सर मैं। 4 बजे ज्वाइन कर लेना और 5:15 बजे बंद कर देना, ठीक है? ओके सर। ठीक है, रख दो।